नमस्कार मित्रों, मैं आपको कहानियाँ कुछ सुना रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं अपने विचारों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनेंगे इस कहानियों को और विचार करेंगे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है। पहली कहानी इस सत्र की ये है कि एक स्पोर्ट्समैन बहुत ही जो पैसा कमाता था, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था और काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था। उसे लोगों को मदद करने की आदत थी। वो एक बार स्टेडियम से कार में निकल रहा था तो एक औरत ने उसकी गाड़ी रोकी और कहा कि सर आपसे कुछ काम है। उसने कहा कि हाँ कहिए क्या काम है। तो उसने कहा कि देखिए मैं एक वीडियो हूँ, मेरा एक जवान बेटा है, वो बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने उसे कैंसर डायग्नोज किया है और उसको ऑपरेशन के लिए बोला है। अगले महीने उसके ऑपरेशन करने की तारीख फिक्स की है, लेकिन उस ऑपरेशन में 1 लाख रुपये का खर्च आ रहा है। इसलिए मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मैं ऑपरेशन कराने में असमर्थ हूँ। आपके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि आप मदद करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि अगर आप कुछ मदद कर देंगे तो मैं उसका ऑपरेशन करा दूँगी, नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। उस स्पोर्ट स्टार ने कहा कि कितना पैसा चाहिए आपको बताइए ऑपरेशन के लिए। उसने कहा कि 1 लाख रुपया तो डॉक्टर मांग रहे हैं। उन्होंने उस महिला का नाम पूछा और चेक निकाल के 1 लाख का चेक काट के दे दिया। उसका नाम तो पूछ लिया लेकिन उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पूछ पाया और वो निकल गया और महिला भी चली गई धन्यवाद बोल कर के। समय बीतता गया, 1 महीने 2 महीने निकल गए। अचानक उन्हें याद आया कि अरे महिला को हमने चेक दिया था और 1 महीने बाद उसके बच्चे का ऑपरेशन होना था। उसके ऑपरेशन का हुआ कि नहीं और क्या रिज़ल्ट हुआ इसके बारे में पता नहीं लगा। वो महिला कहाँ रहती है, क्या एड्रेस है, क्या पता है, क्या मोबाइल नंबर है, कुछ पता नहीं हमें। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही शाम को बैठे बैठे मित्र मंडली में इसकी चर्चा कर दी। मित्र ऐसी चर्चा जैसे वो कर रहे थे उसी समय एक मित्र ने कहा कि उस महिला का नाम आपको याद है, नाम बता सकते हैं। मैं कि हाँ नाम तो याद है। नाम उन्होंने बताया तो उस मित्र ने कहा कि आपने बिना सोचे समझे उसे 1 लाख का चेक कैसे दे दिया। जब आप उसको जानते नहीं थे, उसके बारे में कुछ पता नहीं था आपको, तो आपने 1 लाख रुपये का चेक कैसे दे दिया। तो स्पोर्ट स्टार ने कहा कि उसने ज़रूरत बताई इसलिए हमने दे दिया, अब इसमें पूछने की क्या बात है। कहा कि नहीं मैं तो जानता हूँ उस औरत को, वो औरत एक चीट है, एक धोखेबाज है और इस तरह का झूठ बोल के वो पैसे ऐंठने का उसका कारोबार है। वो हमेशा ऐसे ही झूठ बोल के लोगों को ब्लैकमेल करती है और पैसे ऐंठती है। तो कहा कि उसका बेटा कैसा है, तो उसका बेटा तो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, मजदूरी करता है, जो कोई कैंसर वैंसर नहीं है, वो ऐसे ही बहाने बनाती है। यह सुनकर के एक स्पोर्ट्स स्टार बहुत ही खुश हुआ और बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात खबर तुमने सुनाई कि उसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, उसका बेटा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, ये तो बहुत अच्छी खबर तुमने सुनाई, धन्यवाद तुम्हें। यह सुनकर मित्र जो है वो आश्चर्य से देखने लगा और कहा कि अरे आपका 1 लाख रुपया वो झूठ बोल के ले गई, इसके लिए आपको अफसोस नहीं हो रहा है, बल्कि उसके बेटे को कैंसर नहीं है इसकी खुशी हो रही है आपको। कहा कि हाँ मुझे बहुत खुशी है कि उसके बेटे को कैंसर नहीं है, उसका बेटा हट्टा कट्टा है। मैं तो बहुत डर रहा था कि उसके बेटे को कैंसर है और उस ऑपरेशन में क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ उसका रिज़ल्ट। पैसे तो मैं हमेशा कमाते रहता हूँ, पैसा तो वो नहीं भी देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है कि उसके बेटे को कैंसर नहीं है। सोचने वाली बात है कि उस स्पोर्ट्स स्टार ने ऐसा क्यों कहा, इस तरह की खुशी क्यों ज़ाहिर की। ये उसके विचार थे, ये उसका अपनी सोच थी और इसी कारण वो इतना बड़ा स्टार बना था। अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे, अच्छी बात है, पैसा भी चाहिए अपने को, लेकिन इस तरह से पैसे के पीछे ना भागें और आदमियत अगर इंसानियत कोई समझता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी एक दूसरी कहानी और भी है कि एक इंसान बहुत गरीब था, कम्युनिस्ट कंट्री में रहता था। वो उसकी नौकरी छूट गई थी और वो कोई काम नहीं कर पा रहा था। बहुत गरीबी में था, बहुत तकलीफ़ में था, घर वाले उसे कोई इज़्ज़त नहीं देते थे, बल्कि बहुत डाँटते रहते थे और बहुत उसे अपमानित करते रहते थे। वो बहुत दुखी रहता था। एक बार उसके मित्र ने कहा कि तुम अमेरिका चले जाओ, बड़े देशों में काम करोगे तो वहाँ अच्छी तरह से तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम्हारी किस्मत खुल सकती है। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री में चूँकि बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन वो उस व्यक्ति ने निश्चय किया और वो चोरी छुपे अमेरिका चला गया। वहाँ जाके न्यूयॉर्क शहर में रहने लगा। वहाँ न्यूयॉर्क शहर बहुत ही महंगी जगह है। वहाँ पर वो किसी तरह से एक कमरे में रहता था और छोटे-मोटे कार्य करके गुज़ारा करता था। काफ़ी समय बीत गया, 4, 5, 6 महीने बीत गए, लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया और वो गरीब का गरीब ही रहा।
एक रात को सोचते सोचते बहुत ही चिंतित हो गया और बहुत ही उदास हो गया और उसे लगा कि अब गरीबी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। उसने आत्महत्या के लिए पूरी फांसी के फंदे लटका लिए, लेकिन उसी समय उसे अचानक याद आया कि कम से कम ईश्वर से माफ़ी मांग लूँ मैं। अब उसके पास ईश्वर को याद करने के लिए कुछ था नहीं, कोई फ़ोटो या कोई पूजा का स्थान नहीं था उसके कमरे में। एक किताब रखी थी जो किसी ने उसको गिफ्ट दी थी, लेकिन उसने कोई पढ़ा नहीं था। उस किताब को पलट कर वो देखने लगा। अचानक उसका ध्यान एक सेंटेंस पर गया जो बार बार उस सेंटेंस को पढ़ने लगा। उस सेंटेंस वो लिखा था कि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। आप सावधान हो जाइए कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपकी सोच ही जीवन की दिशा निर्धारित करती है। वो ये सेंटेंस पढ़ के चौंक गया। उसने सोचा कि अरे इसका मतलब कि हमारे सोच की दिशा ही जो है वो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित कर रही है। मैं गरीब हूँ अपनी सोच के कारण, मैं अगर परेशानी में हूँ तो अपनी सोच के कारण, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। मैं दूसरे को जिम्मेदार समझता था। वो अपने आर्गूमेंट करने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ईमानदार हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिलती या पैसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ। अपने आप को वो सही बताने लगा। लेकिन एक समय के बाद उसके मन में दूसरे विचार आए, चलो अच्छा ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि सोच की दिशा बदलने से जीवन की दिशा बदल जाती है तो ये भी करके देखते हैं। तो सोच की दिशा कैसे बदलेगी, सोच कैसे बदलेगी। इसके लिए उसने सोचा कि अच्छी पुस्तकें पढ़ें। ये पुस्तक पढ़ने के पास पैसे नहीं थे, तो फिर उसके अंदर विचार आया कि चलो कल सुबह में पुस्तक की दुकान में जाकर के नौकरी कर लेते हैं, वहाँ बैठे बैठे कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी और बैठे बैठे मैं पढ़ूँगा खाली समय में। ये सोच कर सुबह में वो निकला, 3-4 पुस्तकों की दुकानों में बात किया, एक दुकान में उसे नौकरी मिल गई। वहाँ वो नौकरी करने लगा। जब भी समय मिलता वो वहाँ समय बचा कर किताब पढ़ता था, फिर घर ले आके किताब पढ़ता था रात रात भर जग के। फिर जो अच्छी लगती थी किताबें तो उसको वो नोट बनाता था, एक रजिस्टर में नोट बनाता था, और बनाते बनाते 6-8 महीने के अंदर वो 2-4-5 किताबें पढ़ चुका और उसने अच्छी नोट बना ली। अब उस नोट को पढ़ने लगा और नोट पढ़ के उसे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मैंने लिखा है। फिर उसको प्रिंट आउट करने के लिए एक पब्लिशर को दिया, उस पब्लिशर ने मना कर दिया कि अब छापने लायक नहीं है। फिर दूसरे पब्लिशर को दिया, तीसरे को दिया, 10वें को दिया, ये 100वें को दिया, लेकिन किसी ने छापने के लिए स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि इसमें छापने लायक कोई मटेरियल नहीं है। बाद में 101वां को दिया उसने उस पुस्तक को छाप दिया और वो पुस्तक क्लासिक बुक डिक्लेयर हुई, बेस्ट सेलर बुक डिक्लेयर हुई। उस किताब का नाम है द बेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। और वो जो व्यक्ति था वो लेखक बन गया, ऑथर बन गया। उसने लिखा है कि अगर वो एक सेंटेंस मैंने नहीं पढ़ा होता, फांसी के फंदे पर लटकने पहले, बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स विल डिटरमिन योर लाइफ, डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, तो मैं आज जिंदा नहीं बचता, मैं ऑथर नहीं होता। इसलिए उसने यही कहा कि विचार ही सब कुछ है, विचार की दिशा ही हमको चेक करनी है, किस दिशा में हमारे विचार जा रहे हैं, उसी दिशा में हमारा जीवन जाएगा। यह सोचने के लिए यह बहुत ही सोचनीय बात है कि हम क्या सोच रहे हैं, किस दिशा के बारे में सोच रहे हैं। जय के बारे में सोच रहे हैं, पराजय के बारे में सोच रहे हैं, सफलता के बारे में सोच रहे हैं, असफलता के बारे में सोच रहे हैं, गरीबी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, अमीरी के बारे में सोच रहे हैं। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। यह कहानी हमको ये प्रेरित करती है। अब 2 कहानियाँ मैंने सुनाया, फिर आगे और भी आपको कहानियाँ सुनाऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।